हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर। ये मुद्दा काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी चर्चा में क्यों आया कि महाराष्ट्र के कुछ व्हीकल जब कर्नाटक में थे तो वहाँ कर्नाटक समर्थित लोगों ने उन पर पथराव किया। इसके रिटेलिएशन में महाराष्ट्र का एक डेलीगेशन जो कर्नाटक जाने वाला था बातचीत के लिए, उन्होंने इस डेलीगेशन को खारिज कर दिया। इसका मतलब विवाद और बढ़ रहा है। आखिर क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देश के अलग अलग राज्यों के बीच में सीमा विवाद एक आम मुद्दा बना है और ये समय समय पर होता रहता है। तो आज हम देखेंगे कि इसके रीज़न क्या होते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद है वो दरअसल एक रीजन है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाउंड्री एरियाज़ पे है, जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ये बात जब 1947 से पहले जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ये रीजन बॉम्बे स्टेट के अंडर था, लेकिन आज़ादी के बाद जब 1953 स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो प्रदेशों को भाषाओं के आधार पर बनाया जाने लगा। उसके बाद जब मैसूर बनाया गया, जो अभी कर्नाटक, जिसे अब कर्नाटक नाम दिया गया है, तो बेलगावी रीजन कर्नाटका में आ गया। तो तभी से इन दोनों स्टेट्स के बीच में विवाद बना हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र ने इसके ऊपर क्लेम किया कि इसके जो बेलगावी है इसके अंदर ज़्यादातर जिनकी बहुसंख्यक है वो मराठी स्पीकिंग लोगों की है। इसको लेकर 66 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसे महाजन कमीशन कहा जाता है। महाजन कमीशन ने रिकमेंड दिया कि बेलगावी जो शहर है और 247 विलेज वो कर्नाटक पास ही रहेंगे और 264 विलेज लगभग वो महाराष्ट्र को दिए जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र ने इस रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र का दावा बड़े एरिए पे था। उनका मानना था कि लगभग 800 ऐसे गांव हैं जो मराठी स्पीकिंग लोगों की जो बाहुल्य हैं। तो उसके बाद ये विवाद चलता रहा और फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये मुद्दा दोनों स्टेट्स को बातचीत से सुलझाना चाहिए। महाराष्ट्र का इसमें दावा है कि इस एरिए में जो बहुसंख्यक लोग हैं, मतलब 45% ऐसे लोग हैं जो मराठी स्पीकिंग है। इस बेस पे अब उन लोगों की राय लेनी चाहिए और उसके बेस पे ये एरिया महाराष्ट्र को देना चाहिए। जबकि कर्नाटक का ये मानना है कि मराठी स्पीकिंग लोग इतने यहाँ पे हैं नहीं, ये लगभग 35% के अराउंड है। और उन्हें कर्नाटक का कहना ये भी है कि अगर यहाँ पे ऐसा हो गया कि अगर ये जो रीजन्स हैं वो अगर महाराष्ट्र को दे दिए तो जितने भी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बने थे 1953 के बाद, उनमें लगभग सब में बार बार ये मुद्दा उठेगा और ये बड़ी समस्या बन सकती है। अभी ऐसे मुद्दे बार बार क्यों आते हैं? अलग अलग प्रदेशों में बाउंड्री डिस्प्यूट्स के मुद्दे अक्सर आते रहते हैं। ऐसा एक मुद्दा हरियाणा और हिमाचल के बीच चल रहा है, एक मुद्दा लद्दाख और हिमाचल के बीच चल रहा है। ऐसी स्टेट डिस्प्यूट असम और मेघालय के बीच भी चल रहा है। दरअसल जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो जो नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बनी है वो पिछले वालों के हिस्से से ही बनाई गई है। तो इसमें लाजमी है जब उनके बीच में एरिया बंटेगा तो थोड़ा बहुत ये डिस्प्यूटेड रह जाता है, कभी लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या फिर जो वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, बीच में नदी होती है या बीच में और पहाड़ या फॉरेस्ट, इस वजह से ये डिस्प्यूट होते रहते हैं। डिस्प्यूट्स की वजह से बाद में ये होता है कि जब क्या होता है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके बीच में कई बार सोशल डिसहार्मनी हो जाती है। उनके बीच में अक्सर कई बार लड़ाई देखी जाती है और ये कई बार एक विकराल रूप भी ले लेती है जिससे बहुत नुकसान होता है। और ये भी होता है कि जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो दो स्टेट्स के बीच में होते हैं तो उनका क्या होता है कि उसमें डेवलपमेंट इतनी होती नहीं, दोनों स्टेट्स उसमें ज़्यादा फोकस कर नहीं पाते और उनमें माइग्रेशन की समस्या भी बड़े लेवल पे देखी जाती है। अब इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा सोल्यूशन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक
एक्सक्लूसिव इसमें जुडिक्शन हो सकता है। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है, पावर है, जिसमें 2 या 2 से स्टेट्स का जब भी झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना डिसीजन देती है। दिया स्टेट्स और सेंटर के बीच में होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट पे होए और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फाइनल फैसला सुनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2006 में कह चुकी है कि राज्य सरकारें आपस में बातचीत करके इस फैसले को निपटाए। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल बनी होती है, जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, और उस इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी उसमें इंक्लूड्स होते हैं। तो ये है कि बातचीत से ये मतलब सभी जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो जिस रीजन्स की है, जिन स्टेट्स के बीच में झगड़ा है, उनके मुख्यमंत्री और उनकी डेलीगेशन वहाँ पे बैठ के बातचीत से मसला सुलझाया जाए। लेकिन यहाँ पे मुश्किल जब आती है, जब क्या होता है कि दोनों स्टेट्स में अलग अलग पार्टी गवर्नमेंट हो और एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए आपस में ये डिस्प्यूट लंबा चलता रहता है। और जब ये लड़ाई लंबी होती है तो इस समस्या बढ़ती रहती है, लोगों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोकल पॉलिटिक्स होती है या मतलब जो स्टेट लेवल की, इसमें सोल्यूशन आने में थोड़ा बहुत इसमें अड़ंगा आता रहता है। ये फिर एक इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए अलग अलग कमीशन होते हैं, एक स्पेशल कमीशन बनाया जाए जो सिर्फ स्टेट्स के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स को या रिवर डिस्प्यूट्स को ही देखें, और इसमें सुनिश्चित किया जाए कि एक्सपर्ट्स हों और रिसर्चर हों अलग अलग के, जैसे लैंड रिसर्च जो जिसको लैंड की जानकारी। ये भी हो सकता है कि अलग से कमीशन बनाया जाए, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन है, शेड्यूल एसटी के लिए कमीशन है, और वो कमीशन सिर्फ स्टेट्स के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट्स को या रिवर डिस्प्यूट्स को या कोई अदर तरह का कोई भी नया डिस्प्यूट्स है उसको ही देखे, और उसके पास एक बहुत पावर, मतलब पार्लियामेंट उसको बहुत पावर दे, उसमें अलग अलग के एक्सपर्ट हों, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हों, और उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसका चीफ हो। तो ऐसा होगा कि जब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो एक तो एपॉलिटिकल होगा और दूसरा होगा कि उस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी, और ये सुनिश्चित भी किया जाए कि एक टाइम बाउंड मैनर दिया जाए कि 1 साल में या 2 साल में जित कम से कम हो सके ये ऐसे मुद्दों को सुलझाया जा सके। आई होप आपको ये आपका आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।